बच्चों, पेपर 4 is in front of us. This is May June 2024, the recently test paper 4-3 ये वेरिएंट है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर 4 का नाम बिजनेस स्ट्रेटजी होता है, एज वी नो ऑलरेडी। विल क्विकली मूव टू द क्वेश्चंस। हम सवालों की तरफ चलेंगे कि कौन से सवाल टेस्ट हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दो क्वेश्चन P4 में हमसे टेस्ट होते हैं, दोनों ही 20 मार्क्स के होते हैं, एज यू कैन सी, और दोनों ही हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, देयर इज नो चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज बेसिकली अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो जितने भी हमारे सेक्शंस हैं हमारे सिलेबस के, उसमें से जो सबसे लास्ट चैप्टर होता है वो स्ट्रेटजी पे होता है, जैसे बिजनेस स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी या फिर फाइनेंस स्ट्रेटजी। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी के ऊपर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो इस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल है। द क्वेश्चन इज इवेल्युएट केएफ's अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल और आसान बात यह है कि शायद हमें खुद बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों पे एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती। द टाइमलाइन इज ऑलरेडी गिवन, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ केस स्टडी में, और उस टाइमलाइन के ऊपर ही हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसकी ऑलरेडी उसने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रखी होती हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमने उन एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करना है। वाज वर दोज एक्टिविटीज़ गोइंग टू वर प्लेइंग दिस रोल इन अ सक्सेस ऑफ द बिजनेस और नॉट। वो सारे के सारे जो वो काम कर रहा था, वो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे थे, या वो बिजनेस के लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे, उससे बिजनेस ओवरऑल ग्रो कर रहा था या नहीं कर रहा था। क्योंकि अल्टीमेटली तो बिजनेस का पर्पस बहरहाल प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो उस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि वो जो उसके अल्टीमेट पर्पस हैं, ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ग्रो करना, मार्केट शेयर बढ़ाना, शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करना वगैरह, ये जो उसने सारे काम किए हैं जो एक टाइमलाइन के अंदर हमें गिवन है, ये उसने ईयर का भी बता दिया हमें, 2018 एंड 2023 के दरमियान वो कितना रोल प्ले कर रहे थे उसकी सक्सेस में। अगर हम केस स्टडी को देखें तो पहली प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक टाइमलाइन गिवन होती है। उस टाइमलाइन के ऊपर ही वो हमसे सारी इंफॉर्मेशन, ये वाला जो पहला सवाल है उसको इवेल्युएट हमसे करवाता है। अगेन वेरी सिंपल, द एक्टिविटीज in perspective of human resource management that he has performed played role in the development of the business or not. अच्छा जी, बिजनेस क्या था? केफ was set up by Lime and Sameer and as a limited company. It operates क्लाउड किचन बिजनेस के तौर पे ऑपरेट करता है। क्लाउड किचन और फैसिलिटीज रेंटेड टू केटरिंग बिजनेसेस दैट ऑपरेट डिलीवरी सर्विसेज। तो ये हमने हमें बहुत क्लैरिटी के साथ उसने बता दिया कि ये दूसरे बिजनेसेस को कोई सर्विसेज देता है, और वो जो केटरिंग के बिजनेस है। KFC रेंट आउट किचन स्पेस एंड प्रोवाइड सपोर्ट वर्कर्स। उन्होंने कुकिंग करनी है, दूसरे बिजनेसेस ने उनको वर्कर्स चाहिए, तो एक ये जो KF बिजनेस है ये उन्हें प्रोवाइड करता है। द केटरिंग बिजनेस कुक मील्स एंड क्लाउड किचन विच दे वर डिलीवर टू द कंज्यूमर। बाद में वो वाले बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये B2B का एक बिजनेस है जो कि हमारे सामने। ओके जी। स्पेसिफिकली P4 में हमें ऑब्जेक्टिव्स लाजमी तौर पे बताए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने टाइमलाइन को इसी बात के साथ तो रिलेट करना होता है कि वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे हम देखें, लाइम एंड समीर ऑब्जेक्टिव्स आर टू एक्सप्लॉइट रैपिड ग्रोथ। तो अगेन क्लैरिटी हमें ऑब्टेन होगी बहुत ज्यादा कि वो रैपिडली ग्रोथ करना चाहते हैं इन दिस सेक्टर एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये अब हमने जो भी HR को देखेंगे, हम देखेंगे कि वेदर दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। तो अब टाइमलाइन हमारे पास है और उसके साथ कुछ ढेर सारी अपेंडिक्स भी अटैच्ड है। 2018 में KF's फर्स्ट क्लाउड किचन रेंट स्पेस टू 5 केटरिंग बिजनेसेस, ये उसने बता दिया। और फिर अपेंडिक्स 1 में इसकी डिटेल भी उसने कुछ दी है, वो हम देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की सबसे पहली बात हमें पता चली कि 2 डायरेक्टर्स है उसके। तो बहुत लंबी चौड़ी कोई हायरार्की नहीं है, बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, चेन ऑफ कमांड नहीं है। 2 डायरेक्टर्स हैं, एक ऑफिस मैनेजर उन्होंने रखा है, और वो फुल टाइम पे रखा है। अब ये सब चीजें हैं जो हम अपनी HR स्ट्रेटेजी में पढ़ चुके हैं, फुल टाइम वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर, फ्लेक्सी टाइम वर्कर वगैरह वगैरह। इन्हीं को हम यूज करेंगे, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को यूज करेंगे अपने आंसर को डेवलप करने के लिए। अच्छा, उसके साथ 15 किचन सपोर्ट वर्कर्स उन्होंने रखे हैं, और वो सारे फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट के हैं। अब किसी बच्चे को ज़ाहिर है फ्लेक्सी टाइम का अगर नहीं पता होगा तो वो तो ये सवाल ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर्स का नॉलेज होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और फिर उसकी बेस पे उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उनको एनालाइज करना। तो एक ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई।
दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। टाइमलाइन में फर्दर उसने बहुत सी चीजें बताई हैं जो शायद डायरेक्ट उसमें से कुछ है और कुछ हमारे ह्यूमन रिसोर्स के क्वेश्चन को इनडायरेक्टली अटेम्प्ट कर रही होंगी। तो सबसे पहले तो ये हमें पता चला कि पेंडेमिक आ गया था, और पता भी है 2019 में आ गया था, अगर ये इसने लिखा भी है लेकिन स्पेसिफिकली ज़ाहिर है आया भी था, हमें पता है। अ सेकंड क्लाउड किचन उसने ओपन कर लिया एंड और उसकी सारी स्पेसेस रेंट आउट हो गई। उसने अपनी ओन डिलीवरी सर्विस शुरू कर ली फॉर केटरिंग बिजनेसेस इन बोथ क्लाउड किचन के, अगर आप आगे हमारे नहीं पका सकते तो हम आपको फूड, कुक्ड फूड वहां पर डिलीवर कर देंगे। अच्छा जी, ये एचआर के मतलब एक और इन्फॉर्मेशन, केएफसी एम्प्लॉयज डिलीवरी राइडर्स उसने हायर कर लिया और जीरो और कॉन्ट्रैक्ट्स पे कर लिया। अगेन बच्चों, अगर जीरो आवर का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है तो फिर जाहिर है हम इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये वो शायद सवाल हैं जो P4 के बहुत ज्यादा नॉलेज भी हमारा यूज करते हैं। वो सारी टर्म्स जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ी होती हैं फिर बार बार रिपीटेडली यूज भी हो रही होती हैं। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, अप्रॉक्सीमेटली 45 राइडर्स ऑन इलेक्ट्रिक बाइक्स आर यूज्ड ईच वीक। ये इलेक्ट्रिक बाइक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम बहुत अच्छे एप्लीकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ईच वीक को भी कर सकते हैं और 45 राइडर्स को भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अब KFC ने उसके बाद 2015 में एक थर्ड किचन ओपन कर लिया, ठीक है, और राइडर्स की तादाद 75 हो गई। अब आप देखते जाएंगे कि HR जो है वो उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंक्रीज होती जा रही है और आसानी से अब आप सवाल अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। हम टाइमलाइन के ईयर्स को पकड़ेंगे और टाइमलाइन के जो ईयर्स हैं उनके साथ ही इसको हर ईयर के साथ ईयर बाय ईयर बताते चले जाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी वाज मोर सक्सेसफुल और किस केस में बिजनेस हैज परफॉर्म्ड बेटर। अच्छा जी, आगे हमें पता चला KFC डेवलप्स एन ऐप टू ट्रैक डिलीवरी राइडर्स। उसने एक ऐप डेवलप कर ली है, इसको भी हम एप्लीकेशन के तौर पे यूज करेंगे। अल्टीमेट पर्पस एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, उसके लिए अपेंडिक्स 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, द ऐप कम्युनिकेट्स बिटवीन द किचन डिलीवरी राइडर्स एंड द कस्टमर टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग। तो शायद डायरेक्टली तो HR से रिलेटेड नहीं है लेकिन एफिशिएंसी को हम जरूर रिलेट कर सकेंगे। द मैप, और हमें पता भी ऐसी ऐप्स पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और हम उनको यूज भी करते हैं रोज। द मैप फंक्शन प्रोवाइड द क्विकेस्ट रूट्स अक्रॉस द टारगेट एरियाज एंड डिलीवरी राइडर्स यूज। मैनेजमेंट भी ट्रैक कर सकती है, ठीक है, स्पीड को, टाइम को, एफिशिएंसी को, इसको ह्यूमन रिसोर्स के साथ हम रिलेट भी कर सकेंगे। आगे चलते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं हमें क्या मिली। डिलीवरी राइडर्स थोड़े से अनहैप्पी हो गए, ह्यूमन रिसोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अबाउट द ट्रैकिंग डेटा, जाहिर है वो अपना दे माइट हैव यूज सम टाइम फॉर द पर्सनल थिंग्स, लेकिन अब वो थोड़ी डिमोटिवेशन उनके अंदर हो गई है। तो ये बहुत HR के अंदर हम इसको यूज कर सकेंगे क्योंकि HR कोई तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पूरे इस सवाल में। जी, 2022 में क्या हुआ, ऑर्डर्स फॉर द टेक अवे फूड फ्रॉम हाउस होल्ड्स डिक्लाइन। जो घरों में ये डिलीवर करते थे वो कम होना शुरू हो गया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेजिस्लेशन, इसका जीरो और कॉन्ट्रैक्ट बाय द एंड ऑफ 2023। वो शायद लेजिस्लेशन ये होगी कि बैन कर दिया जाएगा और जीरो और कॉन्ट्रैक्ट अब ऑफर नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत से कंट्रीज इसको लेके चल रहे हैं कि जीरो और कॉन्ट्रैक्ट में चूंकि बहुत एडिशनल बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को नहीं मिलते, तो गवर्नमेंट की भी अल्टीमेट विश ये है कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए जाएं। तो उस पर्सपेक्टिव में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि जीरो और कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बैन किया जाता है, तो फिर शायद हम इस सवाल को बहुत अच्छा अटेम्प्ट ना कर पाए। वन क्लाउड किचन इज क्लोज्ड एज द डिलीवरी मार्केट कंटिन्यूज टू श्रिंक। तो वो कम होना शुरू हो गई। KFs रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करना शुरू कर दिया। अपेंडिक्स 4 में उनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, and that is a new legislation means contract KF had to make decisions between the two options. वो दो options came, 25 out of the current 75 delivery riders would became full time। उसने सोचा कि वो जो 75 राइडर्स उसने रखे थे उसमें से 25 को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर दे, या फिर क्या कर ले, ऑल 75 वुड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमीज। अगेन, अगर हमें गिग इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट नहीं है और सर आसिफ ने आपको नहीं पढ़ाया कि गिग कॉन्ट्रैक्ट्स और गिग इकोनॉमीज क्या होती हैं, तो हम इस सवाल को बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये उसने दूसरी ऑफर ये दी है कि सारे के सारे 75 सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें और उस कॉन्ट्रैक्ट में उन कंपनी के साथ डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन द डे दे ऑफर देयर सर्विसेज उस डे के उन्हें पैसे मिल जाएं। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि लाइम एंड समीर डिसाइडेड दैट 75 डिलीवरी शुड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑपरेट विद इन द गिग इकोनॉमी। और वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम करेंगे, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किए जाएंगे। द डे दे विल कम दे लूज जॉब और उसके बाद दे लीव। तो बच्चों, ये था हमारे सामने सवाल।
अच्छा, अगर हम 20 मार्क्स के क्वेश्चन की मार्क्स स्कीम की बात करें तो मार्क्स स्कीम इज वेरी क्लियर टू अस, उस पर जरा थोड़ी सी हम बात करते हैं कि वो मार्क्स स्कीम है क्या। अच्छा जी, सॉरी फॉर स्क्रीन 1 मिनट के लिए पॉज हो गई थी, भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों हमसे टेस्ट होता है, उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले तो नॉलेज के हमारे पास बच्चों 3 मार्क्स होते हैं, एंड दैट आर दी हाईएस्ट फॉर एनी पेपर। आपको पता है पेपर 1 में भी जो किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं, पेपर 2 में भी 2 होते हैं, पेपर 3 में भी 2 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 2 ही होते हैं। ये वो वाहिद पेपर है जिसमें नॉलेज के 3 मार्क्स हैं, और उस मैंने आपको बताया कि उसकी वजह ये है कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन भी है कि आप बहुत अच्छा नॉलेज यूज करें। इसमें जो एप्लीकेशन के मार्क्स हैं वो अगेन 2 हैं। एप्लीकेशन के मार्क्स किसी भी पेपर में चेंज नहीं हुए, राइट फ्रॉम P1 टू P4 एप्लीकेशन के मार्क्स 2 ही हैं। हाउएवर इसमें एनालिसिस के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो मार्क्स हैं वो 8 हैं, और इवैल्यूएशन के मार्क्स भी थोड़े बढ़ गए हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो इवैल्यूएशन के जो मार्क्स हो गए हैं वो 7 हो गए। तो इस तरह इन टोटल हम 20 मार्क्स के लिए पेपर अटेम्प्ट करते हैं। 3 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 8 फॉर एनालिसिस एंड 7 फॉर इवैल्यूएशन। लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज में ये जो भी हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्स वाला सवाल, ये जिस पे हम बात भी कर रहे हैं इस सवाल पे, ये वाला कि इवैल्यूएट केएफ्स अप्रोच टू, इसमें नॉलेज में एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कम्प्लीटली पता हो, और वो ये पता हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट है जो कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को ओवर द अदर बिजनेस। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें वर्क फोर्स प्लानिंग के बारे में पता हो, और हम उसको यूज करें अपने आंसर के अंदर। ये वर्क फोर्स प्लानिंग हमने A1 में पढ़ी थी, हमें पता है, लेकिन हम इसे यूज करेंगे अपने आंसर के अंदर, और वो देखेंगे वो जो वर्क फोर्स प्लानिंग कर रहा है बाई मेकिंग 75 वर्कर्स के जी वो गिग कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले जाएं, और वो उसको परमानेंटली वर्कर्स ना हायर करने पड़े कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, वो कैसे रोल प्ले कर सकती है उसकी सक्सेस में। वो ये चाहता है कि हमें रिडंडेंसी और डिसमिसल के बारे में भी पता हो, और हम अपने आंसर के अंदर इसे यूज करें अगर हम कर सकें कहीं। जैसा कि अगर वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे, उनको वो निकाल नहीं रहा था, उनको वो रिडंडेंट कर रहा था बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट लॉज। वो ये कह रहा था कि मैं आपको कोई फायर नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू डू द जॉब। मार्केट की कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि आई हैव टू मेक यू रिडंडेंट, तो वहां पे उसको यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, वो ये भी चाहता है कि हमें जरा ट्रेड यूनियंस के बारे में भी पता हो, हमें वर्कफोर्स रिलेशनशिप के बारे में भी पता हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो गिग कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें ऑफर करेगा तो यूनियंस दैट एग्जिस्ट, जाहिर है ये तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, लेकिन अगर इसकी कोई इसके कंट्री में वहां लेबर की कोई यूनियंस एग्जिस्ट करती है और इसके लोग उसके मेंबर हुए, तो फिर इस बिजनेस के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वो ये चाहता है कि अगर हम किसी मोटिवेशन थीरीज को भी डिस्कस करें तो दैट विल बी गुड फॉर अस। और कौन सी मोटिवेशन थ्योरी है जो गिग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए भी लोगों को शायद बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकेगी, और वो जो अनहैप्पी है मिसाल के तौर पे कि जो उनको ट्रैक किया जा रहा है, तो उसमें कौन सी मोटिवेशन थ्योरीज। और फिर वो ये भी चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा नॉलेज डिस्कस हो जाए। जैसे कि मैंने जब क्वेश्चन आपको ये वाला डिस्कस करना शुरू किया था, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई गेव वाज कि बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ कमांड लेसर है, स्पैन ऑफ कंट्रोल वुड बी हायर। तो ये भी उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी हमें पता हो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसका क्या है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज हो। वो ये भी चाहता है कि हमें सॉफ्ट और हार्ड HRM के बारे में भी पता हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना इज अ पार्ट ऑफ हार्ड अप्रोच, ठीक है, जबकि जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना दैट इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट अप्रोच। तो हम खाली लिख दें वहां पे कि उसने फुल टाइम और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए हैं, तो शायद हमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकेंगे। हम हार्ड और सॉफ्ट HRM के साथ उसे रिलेट कर सकें, तो फिर शायद हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। और एक और जो बहुत ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो कि शायद मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्जामिनर ये चाहेगा, लेकिन उसने ये लिखा है कि वो ये चाहता है कि आप रोल ऑफ AI भी डिस्कस करें ह्यूमन रिसोर्स में, और रोल ऑफ IT भी डिस्कस करें, बिकॉज उसकी वजह यह है बच्चों कि उसने वो एप्लीकेशन के थ्रू कुछ काम करने का सिलसिला शुरू किया है, ट्रैकिंग एंड ऑल दैट। तो वो ये चाहता है कि आपको वो जो चैप्टर के सबसे आखिर में आपने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस करें। तो अब आप खुद देख लें मेरे प्यारे बच्चों कि विद दिस हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन,
कि इतना नॉलेज हमारा अंदर, तो शायद दुआ तो का तो बहुत मौज लग गई अब, क्योंकि उसको तो बहुत अच्छा आंसर अब लिखना आएगा, वो तो पहले ही चाहती है कि 10 पेजेस लिखे जाए हर आंसर पे। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे भी जरा इसको संजीदगी से देखें कि कितना नॉलेज आप इसमें से यूज कर सकेंगे और कितनी चीजों के ऊपर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये तो था नॉलेज के बारे में डिस्कशन। अब आते हैं जरा एनालिसिस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन तो आप सब जानते हैं और ये नॉलेज के बारे में बताते हो कि रिपीटेडली हमने केस स्टडी को यूज करना है। अब हम आते हैं जरा एनालिसिस के बारे में। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 से 3 एनालिसिस हम करें। इसका मतलब है 2 से 3 पैराग्राफ हम बनाएं, कंप्लीट चेन को बनाते हुए, 5 और 6 चेन्स को डिस्कस करते हुए, किसी भी पॉइंट को पकड़ते हुए। मिसाल के तौर पे हमें पता है, हमें टाइमलाइन में बहुत से पॉइंट्स गिवन है। जैसा कि हमें पता है कि जब उसने ये जो अपने 5 केटरिंग बिजनेस शुरू किए थे, तो उस वक्त उसने क्या किया था कि उसने ऑफिस मैनेजर को ये वाली सैलरी ऑफर करके रख लिया था और फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया था उसने 10.50 डॉलर्स पर। तो एक हम पहली एनालिसिस अपना इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं, ये जो अपेंडिक्स 1 में जो कुछ हुआ उसका बिजनेस को क्या फायदा और क्या नुकसान दोनों होंगे। तो एडवांटेज भी हम लिखेंगे और डिसएडवांटेज भी लिखेंगे कि क्या फायदा और नुकसान उसको दोनों में सिचुएशन में हुआ। फ्लेक्सी टाइम का नॉलेज भी वहां पे यूज होगा, ये नहीं कि हम डेफिनेशन लिख देंगे, वहां पे लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड दैट। हम फ्लेक्सी टाइम का एनालिसिस ही ऐसे करेंगे कि उसकी वजह से वो जो हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए और हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्लियर हो जाए। तो हम कितने एनालिसिस करेंगे बच्चों? 3 एनालिसिस करेंगे, 1, 2, 3। तो टाइमलाइन के अंदर कम से कम 3 चीजें तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिनको हम एंटायरली थॉरोली कंप्लीटली डिस्कस कर सकें विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। एग्जामिनर ने क्लियरली लिखा है कि 2 से 3 चाहिए, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू राइट एटलीस्ट 3। ठीक है। अच्छा, अब ये 3 आप लिख लेंगे बच्चों, इन तीनों की वैल्यूएशन उसके साथ ही होगी। मिसाल के तौर पे 21,000 पे उस पे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस वाले बंदे को हायर कर दिया डॉलर्स पे, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है। बट द क्वेश्चन इज कि वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है वो कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है, या वो जो वर्कर्स है, वो जो वर्कर उसने फुल टाइम पे रखा है वो कितना उसके लिए फैसिलिटेट उसको कर सकता है, इसकी वैल्यूएशन इसके साथ ही होगी। सेकंड पॉइंट जो भी आप लिखेंगे, गिग कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑफर कर दिए, उसकी वैल्यूएशन भी उसके साथ ही होगी। थर्ड जो भी आप करेंगे उसकी वैल्यूएशन भी उसके साथ ही होगी। तो ये 3 आप एनालिसिस कंप्लीट पैराग्राफ्स आप लिखेंगे। दुआ, मैं सुनूंगा बेटे आपकी बात अभी। जी, तो वो तीनों आप इवैल्यूएशन उसमें लिखेंगे और फिर उसके बाद आप फाइनल इवैल्यूएशन अपनी सेपरेटली डेवलप करेंगे, जिसको आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं। उसमें आप अगेन, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, आप इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट देंगे जो बहुत क्लियर होगी कि वेदर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स जो सारे के सारे कर रहा है, जैसे कि अभी फाइनली उसने जो डिसाइड किया है कि वो गिग कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएगा, ये बेनिफिट करेगा बिजनेस को, क्या उसकी ग्रोथ में रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा। अगेन आरएज लिख सकता है कि नहीं करेगा, क्योंकि उसके पहले अनहैप्पी एम्प्लॉयज हैं और ऊपर से उसने उन्हें कोई ऐसी चीजें ऑफर करना शुरू कर दी हैं जिसमें वो इंडिपेंडेंट वर्कर्स के तौर पे काम कर लें, तो नॉट यूजफुल एट ऑल। तो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट देगा कोई जो भी, और दुआ लिखेगी कि नहीं बहुत यूजफुल है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और उसकी वजह ये है कि वो पहले ही नया बिजनेस है और वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहता है और बहुत कोई लंबी चौड़ी हायरार्की तो उसकी है नहीं। फिर आप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये जो आपने डिसीजन दिया है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जैसे कि डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट आपके इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने को किस तरह देखेगी, कि अभी आप वर्कर्स निकाल के नए लोग रख रहे हैं और वो उनको कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी तरह का गिग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसके साथ हैप्पी है कि नहीं। पहले ही वो बैन कर रही है 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट को और आपने उन्हें आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। तो 3 ऐसी डिस्कशंस कम से कम आप करेंगे बच्चों, जिस पे आपका डिसीजन डिपेंडेंट है। जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या वर्कर छोड़ जाएंगे या स्टे करेंगे, कंपेटिटर्स आपके जो हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं इसके बदले में। ठीक है, उन पे आप बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये इवेल्युएटिव डिस्कशन में कि वो किस तरह से बिजनेस को कर सकेंगे, इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ठीक है। और तीसरा, फिर आप फाइनल एक ओपिनियन अपनी दे देंगे, फाइनल कंक्लूजन दे देंगे, इवैल्यूएटिव कंक्लूजन जिसको कहते हैं। और ये इन तीनों में जो कॉन्टेक्स्ट है वो लाजमी है, बिजनेस की जो एप्लीकेशन है वो लाजमी है। अगर आप कॉन्टेक्सुअल एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे तो बच्चों
फिर आपको मार्क्स नहीं मिल सकेंगे। तो ये हमारा 20 नंबर का सवाल है, उसकी मार्क्स की मैं नॉलेज 3, एप्लीकेशन 2, एनालिसिस 8 और इवैल्यूएशन 8 7 उसके बारे में मैंने बता दिया कि नॉलेज में क्या लिखना है। हमने एनालिसिस के अंदर डिस्कशन की चीज़ें और फिर इवैल्यूएशन के अंदर डिस्कशन की। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ।